नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आपसे यही आशा है कि आपने अपने क्लास 12th के सभी एग्जाम को दे दिया होगा। ठीक है, बस एक पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बचा हुआ है जो कि आपका 22 मार्च 2024 को है। ठीक है, जिसका हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो था वो हमने अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो इतिहास का विषय होता है, यानी हिस्ट्री का जो विषय होता है, उसका आपका पेपर 28 मार्च 2024 को है। तो बच्चों, उस पेपर में आपका कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी क्लास 12th हिस्ट्री का जो आपका पेपर है उसमें 3 बुक हैं, पहला बुक, दूसरा बुक और तीसरा बुक। तो तीनों बुक में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, शॉर्ट लॉन्ग जितने भी बनते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मैंने इस वीडियो में लिए हैं जो कि पिछले साल आ रखे हैं, उसके पिछले साल आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में आ रखे हैं, मिड टर्म में आ रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बुक 1, 2 और 3 तीनों बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ हो, या अगर आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देख लिया है, दोबारा आप देख रहे हो, तो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। ठीक है, और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है वो भी आप मुझे बताना। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है, वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखो, तभी आपको फायदा होगा। और इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो हिस्ट्री का विषय है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, और मैं आपको आंसर एकदम बारीकी से कराऊंगा और मैं आपको हर चीज बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ले सकें। ठीक है, ठीक है, 80 में से 80 जो आपका पेपर होता है, 80 में से 80, 80 में से 80 आप ले सको, ऐसा मैं आपको इस क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। और इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले साल आ रखे हैं बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के, इस साल भी आने के चांस हैं। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने के चांस 98% से भी ज़्यादा है। तो आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना है। ये काम आप कर लो तो मैं यही मानता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेने चाहते हो। अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं लेना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना, आपको अच्छे नंबर नहीं लेने हैं, तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दो, क्योंकि पेपर आपके सिर के ऊपर है। पेपर 28 मार्च को है और ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तकरीबन 8-10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन दिनों में आपको पूरे बुक को पढ़ना है अच्छी तरह से। मैं ये नहीं कहता कि पूरे पढ़ लो, आपको बस क्वेश्चन आंसर देखना है। हमारे इस वीडियो को देखो, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस 100% है, 98 नहीं, 100% है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहला बुक जो आपका प्राचीन इतिहास का है, दूसरा बुक जो आपका मध्यकालीन इतिहास का है, और तीसरा बुक जो आपका आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, तो तीनों हिस्ट्री में आपको इस वीडियो में कराऊंगा, और तीनों बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 28 मार्च 2024 को आपका होने वाला है, तो उसके आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका 101% नुकसान है। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, आपको सावधान कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, आपको नोटिस कर रहा हूं, आपको मैं सूचना प्रदान कर रहा हूं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको फिर कहता हूं, वीडियो पूरा देखना। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको नीचे दिख रहा होगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सको। ठीक है, और बाकी आपका रिजल्ट कब आएगा सीबीएसई का, वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब तक आप 12th पास नहीं हो जाते। ठीक है, और बाकी अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया तो कर सकते हो, क्योंकि आगे आप कॉलेज में जाओगे तब भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी पूछना होता है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पे जाओ, यूजर आईडी को सर्च कर दो और हमारा प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा, जाके फॉलो कर दो। ठीक है,
और बाकी कुछ भी आपको पूछना तो आप पूछ सकते हो। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको पहले बुक का बताऊंगा, यानी मैं आपको पहले जो है पहले बुक का, फिर दूसरे बुक का, फिर तीसरे बुक का, इस प्रकार से मैं आपको तीनों बुक का अलग अलग क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो। और बाकी 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, जो आपका पहला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, फर्स्ट बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024। अब हम समझते हैं जो आपका पहला बुक है, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 28 मार्च 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले बुक का, ठीक है। तो बच्चों, अब हम अपने पहले बुक का स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसमें यह पूछा जा रहा है कि हड़प्पा वासी जो हड़प्पा वासी थे, जो हड़प्पा स्थान पे जो लोग रहते थे, तो उनका जो धार्मिक विश्वास था, वो किस रीति रिवाज को मानते थे, कैसा उनका विचार था, ठीक है, किन देवी देवता का वो पूजा करते थे, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में मोहरे हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करती है। मोहर जो होता है ना, मोहर स्टैंप कहते हैं उसको, तो मोहर किस प्रकार से हमें धार्मिक इतिहास के बारे में बताता है हड़प्पा सभ्यता के, तो वो आपको बताना है। मोहरे जो है, ध्यान से समझो, वीडियो को ध्यान से देखो, आराम से सुनो आप, ठीक है। आपके पास टाइम है, 10 दिन आपके पास है, वीडियो को ध्यान से सुनो। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है कि हड़प्पा वासी जो लोग है ना, उनका जो भी रीति रिवाज है, जो भी धार्मिक विश्वास है, तो धार्मिक विश्वास का जो भी उनका मानना है, जो भी उनका धार्मिक विश्वास है, तो मोहरे हमें किस प्रकार से उनके धार्मिक मान्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती है। मोहरे क्या बताती है हमें, क्या फायदा होता है हमें मोहरे से, क्या हमें मोहरे से धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो आपको बताना है। देखो, और ये मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन समझ में आया नहीं, आंसर कुछ लिख दिया, नंबर मिला नहीं। तो आपको क्वेश्चन को एकदम इतने अच्छे से समझना है ना, बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। जितने अच्छी तरह से आप क्वेश्चन समझोगे ना, तो अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, तब भी आप लिख दोगे, ठीक है। तो देखो, मोहरे जो है, मोहरों में अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, यानी जितने भी हमें मोहरे मिली हैं, उसमें हमें अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं। यानी अब अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, कई बच्चे पूछेंगे। देखो, अनुष्ठान का मतलब हो जाता है पूजा पाठ, यानी ऐसे मोहरे मिले हैं जिसमें हमें पूजा पाठ के बारे में जानकारी मिली है। अब जाहिर सी बात है, अब हमें मोहर हड़प्पा सभ्यता में मिल रहा है जिसमें अनुष्ठान यानी पूजा पाठ का दृश्य देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हड़प्पा वासी लोग हैं वो पूजा करते होंगे, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, मोहर जो है वो हमें कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर रही है धार्मिक मान्यता को जानने के लिए, यानी कहीं ना कहीं मोहर जो है धार्मिक मान्यता का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। मोहर से हमें जो है हड़प्पा वासी लोग के जो धार्मिक मान्यता है उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, ठीक है। कुछ मोहरों पर पेड़ के चित्र मिले हैं, हड़प्पा के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। देखो, कुछ मोहर पे क्या मिला है कि पेड़ के चित्र मिले हैं, जिससे हम ये सिद्ध हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो है पेड़ों की पूजा करते थे, यानी कहीं ना कहीं उनकी धार्मिक मान्यता अच्छी थी, है ना। जानकारी किससे मिली, हमें मोहर से मिली। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। देखो आगे, मोहरों पर कुछ जानवर के चित्र मिले हैं, जैसे कि आपको मिला था बैल का, वृषभ बैल का चित्र मिला था, है ना। एक सिंह वाला जानवर मिला था, और एक शिव जी का एक मूर्ति मिला था, मतलब एक चित्र मिला था, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पहले बुक का ही है। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी जो आपका मोहनजोदाड़ो क्षेत्र था, वहां पे जो एक विशाल स्नानागार मिला था, आपको पता है, एक विशाल स्नानागार मिला था जो कि आयताकार का बना हुआ था, है ना। तो उसका एक संक्षिप्त आपको वर्णन करना है, बताना है कि जो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार है वो कैसा था। देखो, विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था, आपको पता होगा आंगन में बना हुआ था, एक जलाशय था। यह चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। इसका उपयोग किसी विशेष प्रकार के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है।
जो आयताकार में बना हुआ एक जलाशय था, उससे कहीं ना कहीं पूजा पाठ, अनुष्ठानिक कोई भी कार्यक्रम है उनके लिए इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभिलेख क्या है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को एकदम हलवे की तरह पढ़ लो, समझ लो, तभी आपको आंसर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन यहाँ दो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अभिलेख क्या है पहला क्वेश्चन, और अभिलेख शास्त्र क्या है दूसरा क्वेश्चन, बताइए। देखो पहले हम समझते हैं अभिलेख क्या है। देखो किसी भी कठोर सतह पर जो खुदे हुए लेख मिलते हैं उसको अभिलेख कहते हैं। जैसे मान लो ये पत्थर है, इस पे एक लेख लिखा गया खुदर खुदर के, खुदर खुदर के, तो ये अभिलेख है। यानी किसी भी कठोर सतह पर, वो ईंटा हो, पत्थर हो, बाल्टी हो, कोई भी कठोर सतह हो, चिकनी मिट्टी हो, जिस पे हम लिख सके, ठीक है, तो उस पे अगर हम लिखते हैं तो वो अभिलेख कहलाता है। और अभिलेख देखो आजकल क्या है कि आजकल कॉपी किताब है, तो आदमी कॉपी किताब पे लिख देता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है, इंस्टाग्राम पे रील डाल देता है। ठीक है, ये सब आजकल का जमाना आ गया है। लेकिन पहले क्या था, पहले अभिलेख था, पहले कुछ नहीं था, कॉपी किताब नाम का कोई चीज नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। तो पहले लोग जो है ना वो ईंटे पत्थर के ऊपर जो है खुदर खुदर के लिखा करते थे, जिसको अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, लेकिन आजकल कॉपी किताब है तो आदमी लिख सकता है, कंप्यूटर पे टाइप कर सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। तो आजकल का मनुष्य कुछ इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। देखो अब जो अभिलेख लिखा गया है पत्थर पे, और जो व्यक्ति इस पत्थर पे लिखे हुए अभिलेख का अध्ययन करता है ना, तो उसी को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। समझ गए, समझ गए, बिल्कुल ये है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत। देखो जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना करी थी, और 185 ईसा पूर्व तक इसका खात्मा हो गया, यानी साम्राज्य नष्ट हो गया। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, आप बताओ, जानकारी हमें कहां से मिलती है, प्रमुख स्रोत कौन से हैं। तो पहला है अशोक के सिक्के और अभिलेख। जो अशोक थे ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, यानी ग्रैंड सन थे। ठीक है, तो जो पोते थे अशोक, तो अशोक के जितने भी सिक्के मिले हैं और जितने भी उनके बारे में लिखा हुआ अभिलेख मिला है ना, उनसे हमें कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक, जो चाणक्य थे जिन्हें हम जो है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सब भी कह रहे थे। ठीक है, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, जिनसे हमें जो है कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। मेगास्थनीज की इंडिका जैन, ठीक है, जैन तो यहाँ नहीं आ गए। देखो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक, यानी जो मेगास्थनीज जी थे उन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना की थी, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। और जैन, देखो जैन यहाँ पे टाइप हो गया है, मुझे यहाँ करना था। देखो जैन बौद्ध साहित्य, यानी जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों से हमें कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। बच्चों बहुत ही अच्छा समझ में आया ना आपको, बिल्कुल अच्छे से, वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, ऐसे आंसर आप लिख सकते हो, बिल्कुल अच्छे से लिखना है बच्चों। आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि सेशन आपका 2023 और 24 का है, बहुत ही अच्छा सेशन है ना। इसमें कोरोना वायरस भी नहीं चल रहा है, पहले क्या था, कोरोना वायरस चलता था। ठीक है, भारत में पहले कौन सा साम्राज्य चला तथा उसके संस्थापक बताओ। अब यहां आपके सामने साम्राज्य लिखा हुआ है, मौर्य साम्राज्य, शुंग साम्राज्य, नंद साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। तो आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ था, कौन सा हुआ था, आप बताओ। जिन बच्चों का आंसर मौर्य साम्राज्य है ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई करो अच्छी तरह से। ठीक है, जिनका आंसर शुंग वंश था या शुंग साम्राज्य, देखो आपने भी नहीं पढ़ा है तो आप भी अच्छे से पढ़ लो। और जिनका आंसर गुप्त साम्राज्य था, तो आपने भी सही नहीं पढ़ा है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और जिनका आंसर नंद वंश था, तो मैं लिख के देता हूं कि आपके 80 में से 80 नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। जिनका आंसर नंद साम्राज्य था, तो आप सभी को पता होगा सबसे पहले नंद साम्राज्य आया था, जिनकी स्थापना किसने की थी, महापद्म नंद ने। फिर उसके बाद को किसकी स्थापना होती है, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर किसकी स्थापना होती है, शुंग साम्राज्य की, किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। फिर जाके गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, किसने की थी, श्रीगुप्त ने। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको नाम भी बता दिया और साम्राज्य कौन सा था वो भी बता दिया। ठीक है,
अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई, स्पष्ट कीजिए। देखो, जो महाभारत है ना, ये बहुत ही विशाल युद्ध था। कौरव पांडव इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। कुरु वंश से थे दोनों, ठीक है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था। आपको पता होगा, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों ये, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। तो वहां से ये पूछा गया है। तो जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया था, वो एक महत्वाकांक्षी परियोजना था। कैसे, बताओ। देखो, जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसे हम समालोचनात्मक संस्करण कह रहे थे महाभारत का, तो ये वी.एस. सुथांकर के नेतृत्व में की गई थी। जो वी.एस. सुथांकर जी थे, ये संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे संस्कृत भाषा के, ठीक है। इनके नेतृत्व में क्या होता है कि 1919 में भारत का समालोचनात्मक संस्करण महाभारत का, ठीक है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया जाता है इनके नेतृत्व में, ठीक है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई, क्योंकि इस परियोजना को पूरा होने में 47 वर्षों का समय लगा था बच्चों, 47 वर्षों, ठीक है। आपको इसी प्रकार से बताना है आंसर बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, सभी 98% मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी आपके पेपर में आ रखे हैं। बहुत ही छांट के मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है। देश के अलग अलग भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की पांडुलिपियों को एकत्र किया गया, उनके श्लोकों का चयन किया गया, जो लगभग सभी पांडुलिपियों में समान थे, ठीक है, जो कि एक ट्रिक था, मतलब पांडुलिपियों को ढूंढने का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आरंभिक समाज में नए नगरों के उदय ने सामाजिक जीवन को किस प्रकार जटिल बना दिया था। तो इस काल में नए नगरों का उद्भव के कारण सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुए। यहाँ दूर से लोग आकर बसने लगे, वस्तुओं की खरीद, ठीक है, फरोख्त होने लगी, नगरीय परिवेश में विचारों का आदान प्रदान होने लगा था। इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, ठीक है, क्योंकि नए नगरों का उदय हो जाता है, बहुत नगर बन जाते हैं उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं और भिक्षुनियों को किन नियमों का पालन करना पड़ता था। देखो, जो भिक्षु थे और जो भिक्षुनी थे, देखो भिक्षु मतलब लड़का होता है, भिक्षुनियों मतलब हो जाता है लड़की। तो बौद्ध संघ में क्या था कि बौद्ध संघ में महिला और जो पुरुष थे ना, दोनों भाग ले सकते थे बौद्ध संघ में। बौद्ध संघ नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, तो इन्होंने अपना एक संघ बनाया था। संघ मतलब ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना ग्रुप बनाया था बहुत विशाल, जहां पर ये जो है महिला पुरुष दोनों को शामिल करते थे, और यहाँ पर ये ज्ञान बांटा करते थे, अपना नॉलेज जो है वो बांटा करते थे। तो क्या क्या नियम था, जो लड़कियां भाग ले रही है बौद्ध संघ में, जो लड़के ले रहे हैं, तो वो दोनों किस नियम का पालन करते थे। देखो, भिक्खु और भिक्षुनी के नियम विनय पिटक में मिले हैं। अब विनय पिटक क्या है, मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, सादा जीवन बिताना होता था, जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तु रखते थे। एक कटोरा भिक्षु बनने के बाद पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती थी। इसमें क्या था कि जो महिला था, जो पुरुष था, महिला थी और पुरुष था, तो दोनों कटोरी लेके घूमेंगे, ठीक है, भिक्षा मांगेंगे और अपना गुजारा करेंगे। एकदम साधारण इनका जीवन होता था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने जो है स्थापना करी थी इस संघ की। देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म की कोई 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं लिखिए। देखो, जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में कौन कौन सी शिक्षाएं दी गई थी। तो संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानना, ये हमारा पहला शिक्षा था। हिंसा न करना, ये हमारा दूसरा शिक्षा था। हत्या ना करना यानी मर्डर ना करना, ये हमारा तीसरा शिक्षा था। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन संग्रह करना, ये सभी हमारा जो है जैन धर्म का प्रमुख शिक्षा है। तो बच्चों, मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट बुक था ना प्राचीन इतिहास, उसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सभी मैं आपको करा दिया, ठीक है। मैंने आपको सब करा दिया। 4 चैप्टर आपके थे, चारों चैप्टर के मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं पहले बुक का। तो बच्चों, अब हम सेकंड बुक को स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सेकंड बुक का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको कराता हूं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, इब्न बतूता के विवरण से गांव की कृषि अर्थव्यवस्था तथा उपमहाद्वीपीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में क्या झलक मिलती है।
देखो इब्न बतूता ने बताया था कि भारतीय कृषि के अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। इब्न बतूता ने यह भी ध्यान दिलाया कि उपमहाद्वीप व्यापार तथा वाणिज्य के अंदर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी, ठीक है, जिससे शिल्पकार तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। और भारतीय कपड़ा खासकर सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी, ठीक है, सातन अत्यधिक मांग थी इनकी। देखो इब्न बतूता ने क्या कहा था कि जो गांव था ना, इसमें कृषि की अर्थव्यवस्था और उपमहाद्वीपीय व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में झलक क्या इनकी दिखती है। इन्होंने भारत के बाजारों को देखा, ठीक है, बाजार के बारे में वर्णन किया कि यहाँ पर ये कपड़े मिलते हैं, ऐसा ऐसा माहौल है, तो ये सभी इन्होंने बताया था, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वां, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या कहते हैं, उनका विवरण बताइए। देखो जो फ्रांसवा बर्नियर जी थे, ये 17वीं शताब्दी में जो है भारत देश के अंदर एंट्री करते हैं, आते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो नगर थे ना भारत के अंदर, उनके बारे में क्या कहते हैं वो बताना है आपको। तो इन्होंने क्या कहा था नगर के बारे में, भारत का जो नगर था उनके बारे में क्या कहा था इन्होंने। तो इन्होंने कहा था कि बर्नियर ने, यानी फ्रांसवा बर्नियर, इनका शॉर्ट नाम है, बर्नियर कह सकते हैं हम, ठीक है। तो फ्रांसवा बर्नियर ने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोपीय देशों की भारत को यूरोपीय देशों के मुकाबले दयनीय स्थिति वाला देश बताया। इन्होंने कहा कि जो यूरोप के देश है ना, उनसे कमजोर है भारत। फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि भारत में भूस्वामित्व केवल सम्राट को था। फ्रांसवा बर्नियर के विवरण को संशय, ठीक है, पूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि सरकारी मुगल दस्तावेज में यह कहीं भी नहीं मिला कि राज्य की भूमि एकमात्र स्वामी था। इन्होंने बताया ऐसा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिश्ती सिलसिला का संक्षिप्त परिचय बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। चिश्ती सिलसिला क्या था, देखो भक्ति सूफी परंपरा जो आपका चैप्टर है ना 6, वहां से पूछा गया। देखो इसमें पूछा गया जो चिश्ती सिलसिला है ये क्या है, इसके बारे में बता दो अच्छी तरह से, परिचय बताओ, चिश्ती सिलसिला के बारे में बता दो अच्छी तरह से, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड में जो आपका इतिहास का पेपर होगा उसमें 8 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीनों क्वेश्चन के अथवा आपको मिलेंगे, एक एक मिलेगा आपको तीनों में, ठीक है। तो वहां पे आपको चॉइस मिलेगा, आप कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। भारत में सूफियों की कई सिलसिले प्रचलन में है, इनमें चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रचलन में था। चिश्ती संतों से मिलने हेतु खानकाह की स्थापना विभिन्न वर्गों के लोग इनसे मिलने के लिए आते थे। खानकाह बनाया गया था, ठीक है, चिश्ती सिलसिला एक लागू किया गया था उसके समय। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण बताओ। देखो भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, 13वां क्वेश्चन। तो हिंदू धर्म की कुरीतियां, इस्लाम के प्रचार प्रसार का डर, सूफी संतों का प्रभाव, वैष्णववाद का प्रभाव, अनेक धर्म सुधारकों का उदय, ये सब कारण है, जैसे कि रविदास, रामानंद जी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर जी, इन सब का उदय हो जाता है इस जमाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने विजयनगर से पूछा गया है। विजयनगर एक साम्राज्य था, ठीक है, जिसे हम नगर साम्राज्य भी कह सकते हैं। देखो 14वां क्वेश्चन आपके सामने है, विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती थी, यानी जल अगर कम होगा, या जल जो वहां पे कैसे उत्पन्न था, जल कैसे आता था, वहां पे जल की कमी क्यों नहीं होती थी, बताओ। तो इसका विकास सिंचाई उद्देश्यों के कारण किस प्रकार किया गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जल की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा बनाए गए प्राकृतिक कुंड से पूरी होती थी, ठीक है। यहाँ अन्य जल हौजों का निर्माण भी किया गया था। कमलपुरम जलाशय का विजयनगर की जल आवश्यकता को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्थान था। जो कमलपुरम जलाशय था ना, और एक हीरिया नहर था, 2 नहर बनाए गए थे, ठीक है, इनसे पानी आया करता था विजयनगर साम्राज्य में। हीरिया नहर का उपयोग भी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णदेव राय जी जो थे हमारे प्रसिद्ध शासक थे विजयनगर साम्राज्य के, जिनका शासन काल मैं आपको आगे बताऊंगा, और ये अपने शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि, ठीक है,
सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट कीजिए। इन्होंने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए थे। ये विजयनगर साम्राज्य का विकास किया, इन्होंने डेवलपमेंट किया, विकसित किया, विजयनगर साम्राज्य पे बिल्कुल ध्यान दिया। इन्होंने बहुत ही ज्यादा विकास किया विजयनगर साम्राज्य का, इसलिए इनको हम विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, क्योंकि आक्रमण होता है फिर जाके पतन हो जाता है। देखो, कृष्णदेव राय जी जो थे, ये शासक थे बहुत ही प्रसिद्ध। इनके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। ठीक है, सुदृढ़ीकरण। कृष्णदेव राय के शासन काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जो था आपका यहाँ पर और यहाँ पर, इसके बीच में ही था ये क्षेत्र। तो तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच क्षेत्र इन्होंने हासिल कर लिए थे। इन्होंने क्या किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, युद्ध हुआ था, तो उसमें जीत गए थे। और तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी का जो बीच वाला क्षेत्र है ना उपजाऊ, उसको इन्होंने हासिल कर लिया था। कृष्णदेव राय जी के शासन काल में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। कृष्णदेव राय जी के शासन काल में बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया गया। कृष्णदेव राय के शासन काल में बेहतरीन मंदिरों का निर्माण हुआ। इन्होंने बहुत मंदिरें भी बनवाई थी। ठीक है, इन्होंने विकास किया था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुगल कालीन भारत में जमींदारों द्वारा निभाई गई भूमिका बताइए। देखो, मुगल काल में जो जमींदार थे, इनकी क्या भूमिका थी, क्या इन्होंने निभाई थी। देखो, जमींदार सीधे तौर पर कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते थे, लेकिन उन्हें समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। ठीक है, उनकी निजी जमीनें उनके कब्जे में है। ठीक है, वह जमीन बेच सकते थे। उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह ऊंची जाति के थे। उन्होंने राज्य को कुछ सेवाएं प्रदान की थी। उन्होंने राजस्व एकत्र करने का अधिकार उनको था। जमींदारों ने सैन्य संसाधनों पर नियंत्रण कर रखा था। कृषि भूमि को विकसित करने में उनकी अहम भूमिका थी। समाज में सर्वोच्च स्थान था उनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैंने आपको पीछे का बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 17वां क्वेश्चन। बताइए कि आइन ए अकबरी आज भी महत्वपूर्ण घटना क्यों बनी हुई है। देखो, जो आइन ए अकबरी था, पुस्तक था, एक ग्रंथ था। ठीक है, अब इसको लिखा किसने था, अकबर जी ने लिखा था। इनको हम अबुल फजल कह सकते हैं। ठीक है, अबुल फजल जी ने जो है आइन ए अकबरी पुस्तक की रचना की थी। और इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा पुस्तक है आइन ए अकबरी, इसमें पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें जो है इन्होंने अपने प्रजा का, अपने सिंहासन का, अपना कहीं ना कहीं अपने महल का, जहाँ ये मंत्री के रूप में कार्य करते थे, इन्होंने कहीं ना कहीं मुगल काल के बारे में बताया है। जो मुगल काल भारत में चल रहा था, ठीक है, तो मुगल काल के समय के ही थे ये हमारे अबुल फजल जी। ठीक है, तो अबुल फजल जी ने क्या किया था, एक पुस्तक लिख दिया था आइन ए अकबरी। उसमें इन्होंने बताया है कि जो मुगल काल में जो वहाँ पे राजा थे, उन्होंने किस प्रकार अधिकार जमा रखा था, कैसे वो जो है प्रजा से बात करा करते थे, क्या उनका माहौल था, कैसे मतलब मुगल काल में काम होता था, उनका ही जो हिसाब किताब है, जो भी उनके बारे में सूचना है ना, वो आइन ए अकबरी नामक पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। बहुत ही बड़ा ग्रंथ था बच्चों, ये कई पार्ट में बनाया गया था और इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी आज एक महत्वपूर्ण घटना क्यों बनी हुई है। तो क्योंकि इसमें मुगल साम्राज्य की झलक मिलती है। मुगल साम्राज्य में जितने भी काम होते थे, काज होते थे, जितने भी राजा काम करता था प्रजा के लिए, सब बताया गया है। मुगल काल के जमाने की राजनीतिक घटना के बारे में बताया गया है। देश, लोगों, उत्पादों, जानकारी, सभी रीति रिवाज, साक्षरता, पद प्रथा, सभी रीति रिवाज, सब के बारे में यह जानकारी हमें मिलती है। इसलिए आज ये एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये हमारे भारत देश का। ठीक है, यहाँ पर हर चीज देखने को मिलता है। ठीक है, इस पुस्तक में। तो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको करा दिया है। तो अब हम अपना लास्ट बुक देखते हैं, महात्मा गांधी जी वाला। इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में आप पढ़ोगे, फोटो भी आप देख सकते हो, बुक के ऊपर छापा गया है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम पढ़ेंगे इस पुस्तक में। तो ये हमारा तीसरा पुस्तक है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और ये बुक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके 8 अंक वाले होते हैं ना, वो इसी बुक से बनते हैं। जो आपका तीसरा बुक होता है ना, इसी में से 8 अंक वाले क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर चांस होता है इसी में से बनते हैं।
तो 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, 1770 और 1780 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों का राजमहल के पहाड़ियों के प्रति क्या रवैया था? तो इनका रवैया कैसा था, आप इनको पढ़ के आराम से समझ सकते हो, ठीक है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने आपको बताया है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर चीज लिख रखा है मैंने, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बताया गया कि राजमहल की जो पहाड़ियां थी ना, जहां पर लोग जो है झूम खेती करते थे, जिसे हम घुमक्कड़ खेती कहते हैं, ठीक है। झूम खेती वो लोग करा करते थे, स्थायी खेती नहीं करते थे, है ना। राजमहल की पहाड़ी पे क्या इलाका था, सब आपको यहाँ बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुकानन के विवरण को पढ़ते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, विस्तार पूर्वक बताओ। देखो, बुकानन की जितने भी विवरण थे ना, वो सभी आपको पढ़ते समय क्या बताना चाहिए, क्या मतलब सावधानी रखनी चाहिए, वो आपके सामने लिखा हुआ है। पॉइंट है, ये सभी पॉइंट को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, मेरठ के बाद विद्रोही कहाँ गए। देखो, जो मेरठ छावनी था ना, यहां पर दोपहर में क्या होता है कि यहाँ पे एक विद्रोह छिड़ जाता है, बहुत ही बड़ा लेवल विद्रोह होता है, क्रांति हो जाता है 1857 का क्रांति, ठीक है बच्चों। बहुत ही तगड़ा क्रांति होता है, बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है। तो ये मेरठ छावनी में शुरू होता है और बहुत ही दूर तक जाता है। जो हमारे भारत देश के मुगल काल के सम्राट होते हैं बहादुर शाह जफर, उनके पास जाते हैं, वो जो है नवाज पढ़ के आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सभी वहां पे जाते हैं विद्रोही। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, मेरठ छावनी के बाद जो विद्रोही थे ना, जो विद्रोह कर रहे थे, वो कहाँ गए थे। देखो, विद्रोही 11 मई 1857 को तड़के लाल किले, यहाँ 1858 आएगा, ठीक है बच्चों, 1858, मैंने 57 लिख रखा है, 58 आएगा। किले दिल्ली अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पास गए थे। आपको पता होगा कि विद्रोही जो है ना, पहले मेरठ छावनी में विद्रोह करते हैं, फिर रात में वो घोड़े पे बैठते हैं और सुबह चले जाते हैं सीधे बहादुर शाह जफर जी के पास, ठीक है। वो नवाज पढ़ के आ रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1857, 58 आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। मैंने सब जगह 57 कर रखा है, एक मिस्टेक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। देखो 58 आएगा, ठीक। 1858 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अवध के तल्लुकदारों की सत्ता किस प्रकार छीनी। तो यहाँ आपको मैंने बता रखा है, इसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता रखा है, ठीक है। असहयोग आंदोलन, देखो महात्मा गांधी जी का प्रमुख आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है। देखो, असहयोग शब्द का अर्थ क्या है, मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, 101% आएगा। देखो, असहयोग का मतलब होता है कि अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करेंगे। अब अगर हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे ना, तो अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने ये सोचा था कि हम एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम अंग्रेजों के सहयोग नहीं करेंगे। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, किसान कृषि नहीं करेंगे, वकील वकालत नहीं करेंगे, जज जो है जजमेंट नहीं करेगा, यानी सब अपना काम छोड़ देंगे, अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करेंगे। तो इसी को कहीं ना कहीं असहयोग का नाम दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि आगे जाकर असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया जाता है। महात्मा गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक परेशानी आ जाता है, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासक के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग की थी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वह स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालय, ठीक है, न जाएं और कहीं ना कहीं उनकी बात ना माने, ठीक है, ठीक ढंग से काम ना करें, कुछ ना करें। 1 वर्ष के भीतर कहीं ना कहीं अंग्रेज चले जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि सब अपना काम छोड़ दो, जो अंग्रेज है उनका मतलब बात मत मानो, ठीक है। असहयोग आंदोलन का नाम ही इसलिए रखा गया था, सहयोग ना करो, ठीक है। तो वो 1 वर्ष के अंदर चले जाएंगे अंग्रेज, इन्होंने कहा था। लेकिन बाद में ये जो आंदोलन है इनको वापस लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला। देखो, महात्मा गांधी जी ने जो है भारत को आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को ही बदल दिया। क्यों बदला, कैसे बदला, आप यहाँ पढ़ सकते हो। और आज के जमाने में इनका जो है नोट के ऊपर, जो रुपये के ऊपर इनका पैसा छापा गया, कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, ठीक है।
तो ये जो आंसर है ना बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, देखो, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदला, इस क्वेश्चन को 8 नंबर में ही पूछा जाएगा बच्चों, नोट कर लो, 8 मार्क्स में ही पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन 8 नंबर वाला ही है, और ये क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं 101% यही आएगा। मैंने कहने के लीक कर दिया क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में ही आएगा। और देख लो इसका आंसर कितना लंबा है, देखो ये इसका आंसर है, पूरा इसका आंसर है। इसका आंसर आप अपने शब्दों में अच्छे से दे सकते हो, अच्छे से। इसमें आप बता सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने जो है किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, मतलब अपना भागीदारी दिखाई, तब आप इसे बता सकते हो। स्वरूप किस प्रकार बदला, इतना लंबा आंसर आप बता सकते हो बच्चों। इसको आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। मैं आपको ये बताऊं कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसको स्टूडेंट अपने लैंग्वेज में बता सकता है, कहीं भी आप रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में बता सकते हो। और देखो इस प्रकार से इसका बहुत ही लंबा आंसर है। और 8 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कभी रटा नहीं जाता है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर आप आधे बुक में दे सकते हो, आप चैप्टर का आधा चैप्टर लिख सकते हो 8 नंबर में, ठीक है। तो 8 नंबर में आपको जितना भी आता है, जो भी रामायण आपको आता है, जो भी आपको आता है, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और देखो इसका लंबा, बहुत लंबा आंसर मैंने लिखा है बच्चों, ये मैंने टाइप किया है, ठीक है। अब आपके सामने महात्मा गांधी जी वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। और अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो संविधान का निर्माण, जो आपका चैप्टर है 12वां, उससे पूछा जाएगा। देखो 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत देश का संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो आप सभी को बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल का समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। और ये संविधान कहाँ बना था, इस संविधान सभा में बना था, ठीक है। संविधान सभा में पहली बैठक कब हुई थी, आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में सबसे पहली बैठक होती है। वहां पे सभी नेता शामिल होते हैं, ठीक है, SM जुनसी सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। संविधान सभा अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही थी। सोमनाथ लाहिरी के इस कथन की व्याख्या करें। देखो जो सोमनाथ लाहिरी जी होते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होते हैं, और ये यह कहते हैं कि जो संविधान सभा है ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सहायता कर रही है। तो लाहिरी जी क्या कहते हैं कि अंतरिम सरकार लंदन में स्थित ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में काम करी। जो संविधान सभा है इसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का ही कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभुत्व है, अंग्रेजों का ही कहीं ना कहीं कंट्रोल है, ऐसा बताया गया। 1946-47 के भारत छोड़ो में जब संविधान सभा में चर्चा की गई, और इस लाइन को आप पढ़ सकते हो, मैं हर चीज मैंने आपको बता रखा है, आप इसमें बारीकी से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत ही फैक्ट्स आपको मिलेंगे। संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में दिए गए बयानों की व्याख्या कीजिए। कि कैसे बयान थे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से लिख रखा है मैंने, ठीक है। संविधान की उद्देशिका की कोई 4 बातें अपने शब्दों में लिखिए। देखो, भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना की जाएगी, ये संविधान सभा का उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है, ठीक है। देखो संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा में विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम। यानी जब आप किसी देश के लिए कोई नियम लागू करते हैं ना समान रूप से, उसको संविधान कहते हैं। और संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिससे हमें किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता मिलती है, ठीक है। यह अर्थ है इसका। यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता स्थापित की जाएगी। ये सभी जो है संविधान का उद्देश्य है, संविधान से हमें ये सब प्राप्त होगा। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित की जाएगी। बंधुता प्राप्ति का उद्देश्य बताया जाएगा। ये सभी उद्देश्य है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पृथक निर्वाचिका के इन्होंने विरोध किया, क्यों किया था। देखो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने पृथक निर्वाचिका का विरोध किया था। क्या कहा था, विरुद्ध क्या कहा था इन्होंने। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अनुसार पृथक निर्वाचक एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से बढ़ा दिया था, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए थे, रक्तपात को जन्म दे दिया था, और देश के बंटवारे का कारण यही था। इसलिए पाकिस्तान और भारत जो है अलग हुआ था, ठीक है। इसलिए वह पृथक निर्वाचिका के बिल्कुल विरुद्ध थे, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब बच्चों ध्यान देना, जो ये 30वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये 8 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, ठीक है। 8 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, इसको 8 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं।
तो इसका आंसर आप बहुत ही लंबा लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख रखा है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है आपको कि भारतीय संविधान जो है ना, उसमें संविधान का जो निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उसकी प्रक्रिया क्या थी, कैसे निर्माण हुआ था, संविधान सभा का कैसे हुआ था, फिर संविधान का कैसे हुआ था, आप अच्छी तरह से बता सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जिनका चांस आपके पेपर में आने का 98% है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा, और जिन बच्चों ने भी इसमें स्किप किया तो मैं आपको फिर कहता हूं वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लो। आपके लिए हम मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और बच्चों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे आप क्लिक कर लेना ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करना। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी का जो 28 मार्च 2024 का पेपर इतिहास का है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी आपसे यही आशा है कि आप अच्छे नंबर लोगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुश भी हो जाओगे, और आपके अंदर कहीं ना कहीं मोटिवेशन जाग उठेगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बच्चों आएंगे, 100% आएंगे 28 मार्च के पेपर में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, और इन सभी क्वेश्चन को एक कागज में नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही हमारा आज का वीडियो था, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और बाकी आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, मेरी यही आपसे गुजारिश है, ठीक है।